नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी हॉल में। जी हाँ दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी एमपीटेट वर्ग 3 की तैयारी के लिए दोस्तों हम लगातार मॉडल पेपर लेकर आते हैं। दोस्तों ये आज का हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र एवं पर्यावरण का मॉडल पेपर होगा। दोस्तों टोटल 60 अंक का मॉडल पेपर होगा, जिसमें दोस्तों आपको मोस्ट एमपी बाल विकास के 30 प्रश्न और पर्यावरण के 30 मोस्ट एमपी क्वेश्चन देखने को मिले। इस तरह से दोस्तों आपको आज इस मॉडल पेपर में टोटल 60 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। चलिए दोस्तों देखते हैं आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पहला प्रश्न क्या है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को, उसे क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए हमने इस मॉडल पेपर में इस क्वेश्चन को ऐड किया है। ठीक है, आपको बताना है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को, उसे क्या कहा जाता है। अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम या सामाजिक अधिगम। तो दोस्तों जिस प्रक्रिया में जो व्यक्ति है वो दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को, उसे कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा क्या कहा जाता है, सामाजिक अधिगम कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को देखकर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक अधिगम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। भावना और मनोभाव, बालक का दृष्टिकोण, संस्कृति और प्रशिक्षण, लक्ष्य और प्रयोजन। तो दोस्तों वे दो बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। वो दो कारक हैं दोस्तों आपके संस्कृति और प्रशिक्षण। ये ऐसे बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि जो संकेत अधिगम होता है उसके अंतर्गत क्या सीखा जाता है। पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण, मनोविज्ञान या मनोदैहिक। तो दोस्तों संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित में से जो सीखा जाता है, याद रखिएगा क्या सीखा जाता है दोस्तों, पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है संकेत अधिगम के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कक्षा प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है। यह उदाहरण है। आपको बताना है दोस्तों कि एक प्रथम कक्षा का जो विद्यार्थी है वो एक शिक्षक से मार खाने के बाद सभी शिक्षक से डरने लगता है। तो यह किसका उदाहरण है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का, गेस्टाल्ट सिद्धांत का, अनुबंधित सिद्धांत का या संज्ञानात्मक विकास का। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो जिसका यह उदाहरण है वो है दोस्तों अनुबंधित सिद्धांत का। ठीक है, यह किसका उदाहरण होगा कि एक विद्यार्थी जो है प्रथम कक्षा का वो एक टीचर से मार खाकर सभी टीचर से डर रहा है, तो यह अनुबंधित सिद्धांत के उदाहरण के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है संचार के साधन, परिपक्वता एवं आयु, अध्यापक या परिपक्वता एवं आयु। तो दोस्तों अधिगम को जो प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक जो है, ठीक है, वो कौन सा है, परिपक्वता एवं आयु। ये ऑप्शन दो बार आ गया है, तो आपको आंसर याद रखना है बस, ऑप्शन नंबर 2 परिपक्वता एवं आयु जो है वो अधिगम को प्रभावित करने वाला एक व्यक्तिगत कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। किसका विकास, व्यावसायिक स्कूल का विकास, पब्लिक स्कूल का विकास, लैटिन स्कूल का विकास या किंडर गार्डन का विकास। तो दोस्तों शिक्षा में जो फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था वो किसका विकास था, वो था दोस्तों किंडर गार्डन पद्धति का विकास। याद रखिएगा किंडर गार्डन का विकास जो है वो फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था शिक्षा में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, वातावरण का या आर्थिक कारकों का। दोस्तों सभी को पता है कि बालक का जो विकास परिणाम है, बालक का विकास जो परिणाम है वो किसका परिणाम है, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का परिणाम है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, अच्छी लिखावट या छोटे अक्षरों में लिखना। तो दोस्तों श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड पर जब भी लिखा जाता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, वो होता है दोस्तों अच्छी लिखावट। ठीक है, क्या होती है, अच्छी लिखावट जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं।
आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंडित करेंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी कक्षा में अगर कोई भी छात्र देर से आता है तो आपको क्या करना चाहिए, उसके देर से आने का कारण जानना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व, आज्ञाकारिता, ईमानदारी या सहभागिता। तो दोस्तों, किसी भी विद्यार्थी की जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो होती है आज्ञाकारिता। ठीक है, किसी भी विद्यार्थी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो कौन सी होती है, आज्ञाकारिता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, आज्ञाकारिता। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है, अब आपको बताना है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में संश्लेषण के उदाहरण के अंतर्गत कौन सा आएगा। चित्र रंगना, निबंध लिखना, भाषण देना या प्रमेय सिद्ध करना। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से जो संश्लेषण के उदाहरण के अंतर्गत आएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चित्र रंगना। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है बार बार कि संश्लेषण के उदाहरण के अंतर्गत कौन सा आएगा, चित्र रंगना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए जो प्रावधान किया जा सकता है वो कैसे किया जा सकता है, सभी को पता है, समावेशित शिक्षा के द्वारा। ठीक है, समावेशित शिक्षा के द्वारा ही निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। आपको बताना दोस्तों कि इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली होने के संकेत के अंतर्गत नहीं आता है। सृजनात्मक विचार, अभिव्यक्ति में नवीनता, दूसरों के साथ झगड़ना या जिज्ञासा। दोस्तों, सभी को समझ में आ रहा है कि प्रतिभाशाली होने का निम्नलिखित में से जो संकेत नहीं है वो है दूसरों के साथ झगड़ना। बाकी सृजनात्मक विचार, अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा, ये तीनों ही आपके प्रतिभाशाली होने के संकेत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, दूसरों के साथ झगड़ना जो है वो प्रतिभाशाली होने के संकेत के अंतर्गत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, व्यवहार संबंधी विकार से या पठन विकार से। तो दोस्तों, जो डिसलेक्सिया होता है वो किससे संबंधित होता है, याद रखिएगा, पठन विकार से। ठीक है, पठन विकार से संबंधित है आपका डिसलेक्सिया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, यह विशेषता है। आपको बताना है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, यह किसकी विशेषता होती है या किनकी विशेषता होती है। प्रतिभाशाली बालकों की, सृजनशील बालकों की, सामान्य बालकों की या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, उपरोक्त योग्यता जो है या उपरोक्त विशेषता जो है वो निम्नलिखित में से किन बालकों की होती है, सृजनशील बालकों की होती है। याद रखिएगा, सृजनशील बालकों की यह विशेषता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। आपको बताना दोस्तों कि आरटीई एक्ट जो था 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को सप्ताह में कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है, 30 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे या 50 घंटे। दोस्तों, टोटल कितने घंटे सप्ताह में कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना होता है, वो होता है दोस्तों टोटल 45 घंटे। ठीक है, कितने घंटे, 45 घंटे, 45 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है निःशक्त बच्चों के लिए, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए, बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए या 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार 2009 जो है अधिनियम वो किन के लिए लागू नहीं होता है, 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं इनके लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा सीखना स्थायी होता है, रटकर सीखना, समझकर सीखना, सुनकर सीखना या देखकर सीखना। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से जो सीखना स्थायी होता है सबसे, वो दोस्तों सभी को समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, समझकर सीखना सबसे स्थायी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है,
वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है? विशेष शिक्षा, सामयिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा या समावेशी शिक्षा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। याद रखिएगा कि वर्तमान में जो निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है क्या कहा गया है, समावेशी शिक्षा कहा गया है। वर्तमान में जो निःशक्त बच्चों के लिए शिक्षा है उसे समावेशी शिक्षा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं या जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों सभी को पता है कि अपराधी बालक कौन होते हैं, जो असामाजिक कार्य को करते हैं, ठीक है, या फिर जो असामाजिक कार्य करते हैं वही अपराधी बालक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। आपको बताना है दोस्तों कि शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे होते हैं उन्हें क्या होता है? डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्विया, डिसग्राफिया या डिसथीमिया? तो दोस्तों जो शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे होते हैं उन्हें सामान्यतः क्या होता है? याद रखिएगा डिसग्राफिया होता है, ठीक है। जिन्हें डिसग्राफिया होता है वे बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चा जो किससे ग्रस्त है? आपको बताना है दोस्तों कि एक बच्चा जो ग्रस्त है वह शॉ SAW को वॉज WAS एवं न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो आपको बताना है दोस्तों कि वो बच्चा किससे ग्रस्त है? शब्द जबलिंग विकार से, डिसलेक्सिया से, डिसलेक्सीमिया से या डिसफॉर्मिया से? तो दोस्तों एक बच्चा है जो शॉ को वॉस और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है या उनमें अंतर नहीं कर सकता है, वो बच्चा किससे ग्रस्त होगा? वो होगा दोस्तों डिसलेक्सिया से ही, क्योंकि एक प्रकार का क्या है? पठन विकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री बहुविकल्पीय अधिगम संरचना को सुगम बनाने का अच्छा उदाहरण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि वह कौन सी श्रव्य सामग्री है जो बहुविकल्पीय अधिगम संरचना को सुगम बनाने का एक अच्छा उदाहरण है। टेलीविज़न, रेडियो, तस्वीर या रिकॉर्ड प्लेयर? तो दोस्तों वो कौन सी सामग्री है? वो है दोस्तों आपकी टेलीविज़न, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा टेलीविज़न। 24 नंबर क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। संवेगों को समझने की, संवेग उत्तेजित करने की, संवेगों को नियंत्रण करने की या संवेग मूल्य निर्धारण एवं अभिव्यक्त करने की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, कि संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। किसे समझने की या क्या करने की योग्यता सम्मिलित नहीं है? वह दोस्तों आपकी याद रखिएगा संवेग उत्तेजित करने की, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में संवेग उत्तेजित करने की योग्यता सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक जो शिक्षण अधिगम के प्रति निर्मितवादी उपागम अपनाता है, विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है समस्या हल के लिए, अन्य के साथ सहयोग देने के लिए, तथ्यों को याद करने के लिए या घटनाओं को पहचानने के लिए? तो दोस्तों एक शिक्षक जो शिक्षण अधिगम के प्रति निर्मितवादी उपागम अपनाता है वो विद्यार्थी को किस लिए प्रोत्साहित करता है? वो दोस्तों प्रोत्साहित करता है अन्य के साथ सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए, कि अभिक्रमित अधिगम जो होता है वो किस पर आधारित है? क्षेत्र सिद्धांत पर, गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत पर, परंपरागत अनुबंध के सिद्धांत पर या क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर? दोस्तों जो अभिक्रमित अधिगम होता है वो निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? याद रखिएगा वो होता है दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर आधारित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 27, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है? व्याकरण में प्रशिक्षण का, अंतर्जात योग्यताओं का, अनुकरण एवं पुनर्बलन का या परिपक्वन का? तो दोस्तों BF स्किनर के अनुसार जो बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसका परिणाम होता है? वो होता है दोस्तों अनुकरण एवं पुनर्बलन का। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन, भूलना नहीं है क्वेश्चन का, आपको याद रखना, ठीक है। BF स्किनर के अनुसार भाषा में बच्चों में जो भाषा का विकास होता है वो अनुकरण एवं पुनर्बलन का परिणाम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं? वंशानुगत, सामाजिक व आर्थिक, संवेगात्मक
एवं व्यक्तिगत या पर्यावरण एवं वंशागत। दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव क्या होते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं वंशागत होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक जो है हमेशा पर्यावरण एवं वंशागत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह कथन किसका है? आशुबेल, पियाजे, ब्रूनर या गेने। तो दोस्तों आपको बताना है कि विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? दोस्तों याद रखिएगा, यह क्वेश्चन दिया गया है पियाजे के द्वारा। ठीक है, पियाजे का यह कथन था कि विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह कथन दिया गया था पियाजे के द्वारा। 30 नंबर क्वेश्चन है आज, प्रत्यय संप्राप्ति प्रतिरूप दिया है, ब्रूनर ने, आशुबेल ने, पियाजे ने या डीवी ने? तो दोस्तों प्रत्यय संप्राप्ति प्रतिरूप जिसके द्वारा दिया गया है वो है आपके ब्रूनर। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। दोस्तों ये हो गए आपके बाल विकास के 30 क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों पर्यावरण के मोस्ट टाइम पे 30 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज पर्यावरण का पहला और आज का 31 नंबर का क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए इस मॉडल पेपर में हमने इस क्वेश्चन को शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? जीवजात, जीवों, पारिस्थितिकीय पदछाप या उपरोक्त सभी? दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? आपको याद रखना है, पारिस्थितिकीय पदछाप कहा जाता है उस भूमि को। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग ने किस सन में जन जागृति कार्यक्रम प्रारंभ किया था? आपको बताना है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग ने किस सन में या किस वर्ष में जन जागृति कार्यक्रम प्रारंभ किया था? 1983, 1982, 1982-83 या 1984? तो दोस्तों कब किया था आपको पता होना चाहिए, वो किया था दोस्तों सन उन्होंने 1982 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? उत्पादक हिरण, द्वितीयक उपभोक्ता घास, अपघटक बैक्टीरिया या प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ? तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो दोस्तों वो है आपका अपघटक बैक्टीरिया, यह जोड़ा जो है वो पूर्ण तरीके से सही है। बाकी आपके फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन का जो जोड़ा है, ठीक है, वो पूर्ण तरीके से गलत है। क्वेश्चन नंबर 34, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं समुद्री अपतृण, समुद्री आवृत बीज, फाइटो प्लैंक्टॉन्स या जलीय ब्रायोफाइट्स? तो दोस्तों जो समुद्री वातावरण में जो मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं या मुख्य प्राथमिक उत्पादक जो माने जाते हैं वो होते हैं दोस्तों फाइटो प्लैंक्टॉन्स। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इजी है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? म्यूनिक, जेनेवा, वाशिंगटन डीसी या लंदन? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कहाँ पर स्थित है विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय। ये है दोस्तों आपका जेनेवा में। ठीक है, कहाँ पर है? जेनेवा में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, जेनेवा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? दोस्तों पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं वो सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिएगा 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 37 है, पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिक कारकों को कहते हैं? आपको बताना है दोस्तों कि पृथ्वी की आकृति से संबंधित जो पारिस्थितिक कारक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जलवायवीय, मृदीय, जैविक या स्थलाकृतिक कारक? दोस्तों जो पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिक कारक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए, मृदीय कारक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मृदीय कारक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, मृदीय कारक। 38 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम के लिए याद रखिएगा, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु, मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान में, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों जो ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों पर्यावरण प्रतिरक्षा के हेतु किया जाता है। ठीक है,
पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो कि सन 1961 में जीवों व पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, बर्न या ओस्लो? तो दोस्तों कहाँ पर इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है, इसका मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 40, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में किसी भी पशु वाटिका या चिड़ियाघर को मान्यता दे सकेगी? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कलेक्टर एवं वन प्रभारी मंत्री या पशु वाटिका प्राधिकरण? तो दोस्तों कौन मान्यता दे सकेगी? वो दे सकेगी दोस्तों आपकी पशु वाटिका प्राधिकरण, ठीक है, यही मान्यता दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 41, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, किसके कारण मृत हो रही है आपको बताना है दोस्तों। अत्यधिक मत्स्यन के कारण, भूमंडलीय ऊष्मन के कारण, अत्यधिक जहाजरानी के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर के समीप की जो प्रसिद्ध ब्लेयर है प्रवाल भित्ति, वो किसके कारण मृत हो रही है आपको पता होना चाहिए। भूमंडलीय ऊष्मन के कारण मृत हो रही है, ठीक है, जो प्रवाल भित्ति है वो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, भूमंडलीय ऊष्मन के कारण। 42 नंबर क्वेश्चन है, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के अंतर्गत वन्य प्राणियों को शासकीय संपत्ति घोषित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। धारा 20, धारा 39, धारा 38 या धारा 40? तो दोस्तों किस धारा के अंतर्गत किया गया वन्य प्राणियों को शासकीय संपत्ति घोषित? ठीक है, आपको पता होना चाहिए धारा 39 के अंतर्गत, ठीक है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्राणी की परिभाषा में किसे शामिल किया गया है आपको बताना है दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन है कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्राणी की परिभाषा में किसे शामिल किया गया? पक्षियों को, पक्षियों के अंडों को, रेंगने वाले जीवों को, या सभी को? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए किसको? पक्षियों को भी किया गया, पक्षियों के अंडों को भी किया गया, और रेंगने वाले जीवों को भी किया गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, सभी को। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में मुख्य वन्य प्राणी वार्डन की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? दोस्तों कौन करता है इसकी नियुक्ति? आपको पता होना चाहिए, वो करता है दोस्तों राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट करती है इसकी नियुक्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व वन्य जीव निधि का शुभंकर क्या है? मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन दोस्तों आपको याद रखना है कि विश्व वन्य जीव निधि का जो शुभंकर है वो क्या है? पांडा, ठीक है, क्या है? पांडा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा पांडा। भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष से लागू है? आपको बताना दोस्तों कि भारत में जो यूरो मानदंड है वो किस वर्ष से लागू है? 1 अप्रैल 2000, 1 जून 1999, 12 अप्रैल 2001 या 1 जून 2002? तो दोस्तों भारत में जो यूरो मानदंड जिस वर्ष से लागू है वो है आपका 1 जून 1999 से, ठीक है। कब से है? 1 जून 1999 से लागू है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। 47 नंबर क्वेश्चन है, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं जीवाणु, लाइकेन, कवक या मांस? तो दोस्तों वन के पेड़ों की छालों पर जो उगे मिलते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? लाइकेन होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई? 1972, 1977, 1979 या 1980? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई थी? वो थी दोस्तों सन 1980 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन अपील का प्रावधान किया गया है धारा 46, धारा 30, धारा 48 या धारा 49 में, ठीक है। तो किस धारा में किया गया दोस्तों अपील का प्रावधान? वो किया गया आपका धारा 46 में, ठीक है, धारा 46 में किया गया है अपील का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 50 है आज का। थट्टेकाड पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश में? तो जो थट्टेकाड पक्षी अभ्यारण्य जो स्थित है वो है आपका केरला में, ठीक है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं दोस्तों आज का। निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? प्रकाश, ऊर्जा, जल या जैव मात्रा या बायोमास? दोस्तों निम्नलिखित में से जो पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह को जो दर्शाता है वो है आपका जल, ठीक है। जल एक दिशीय प्रवाह को दर्शाता है पारिस्थितिक तंत्र में।
क्वेश्चन नंबर 52, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है शाकाहारी को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को या अपघटक को? तो दोस्तों जो पारिस्थितिक तंत्र में जो उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है वो किसे होता है? याद रखिएगा, सर्वाहारी को। जो सर्वाहारी होते हैं उन्हें ही पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। विश्व का वह भाग जहां मानव अधिवास स्थायी है कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र, अधिवास क्षेत्र, एक्यूमेन या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। आपको पता होना चाहिए कि विश्व का वह भाग जहाँ पर मानव अधिवास स्थायी है वह क्या कहलाता है? एक्यूमेन कहलाता है। ठीक है, एक्यूमेन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए रिक्त स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका भी वर्णन करता है? संक्रमिका या इकोटोन, आवास क्षेत्र, पारिस्थितिक कर्मता या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कौन करता है इसका वर्णन? वो करता है दोस्तों आपका पारिस्थितिक कर्मता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, पारिस्थितिक कर्मता। क्वेश्चन नंबर 55 है। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है? 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च या 22 अप्रैल? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जिस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है सभी को पता है 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विपरीत दिशा में संपन्न होती है? स्टार्च का पाचन, लकड़ियों का जलना, लौह तत्वों का पिघलना या फलों का पकना? तो दोस्तों निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के विपरीत दिशा में संपन्न होती है वो होती है दोस्तों लकड़ियों का जलना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, लकड़ियों का जलना। 57 नंबर क्वेश्चन है। एगमार्क का संबंध है पैकेजिंग से, संसाधन से, गुणवत्ता से या उत्पादन से? तो दोस्तों एगमार्क का जो संबंध होता है वो किससे होता है? सभी को पता है दोस्तों, गुणवत्ता से होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, गुणवत्ता से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? केंचुआ, चींटी, मधुमक्खी या तितली? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जिस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है वह दोस्तों केंचुआ। ठीक है, केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 59 है आपका कि महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड? तो दोस्तों महासागर में जो सबसे अधिक लवण सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो पाया जाता है दोस्तों आपका सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका। डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सभी को पता है कि डॉप्सन इकाई का जो प्रयोग है वो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।